Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to geography class grade 8. Good to see you again here. Very warm welcome. Little scholars, today we will discuss three things. Number 1, greenhouse effects. Number 2, global warming only definition. और नंबर 3, consequences of global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस हैं नंबर 3 पे। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर सुनने से पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकाल लें और नोटबुक्स ले लें और साथ में अपना पेन लेके आराम से बैठ जाएं और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक क्या क्या हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, नंबर 2 पे है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग ओनली डेफिनेशन एंड नंबर 3 है व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये 3 टॉपिक हैं। अब इन 3 टॉपिक के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो क्या है। आपको इसे लेक्चर सुनने के बाद क्या फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और लिटिल स्कॉलर्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस? द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज रिजल्ट्स और नतीजा, नताइज जो हैं, इसके जो नताइज आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो क्या हैं, हम उनकी शिनाख्त कर सकेंगे। तो ये है हमारा SLO। अब ये जो SLO है हमारा आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये हमें कंपेल कर रहा है कि हम अपना मेन फोकस जो इन 3 टॉपिक हमने पढ़ने हैं उनमें सबसे हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो किस पे होना चाहिए? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा मेन थीम इस लेसन का ये होगा। दूसरे जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स है वो हम जस्ट उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबल वार्मिंग के इस पे होगा। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन सब इसमें पहले नंबर पे हम जो स्टडी करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके मुतल्लिक़ हम पढ़ेंगे और बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप 2-4 जो वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो देखें और सोचें कि यह क्या चीज़ें होंगी। व्हाट इज़ दिस? What is this? What is this?
And what is this? ये चारों वीडियोस आपने देख ली। जो पहली दो थी वो थी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो है वो जो मैन मेड है वो बता रहे थे उसमें। और ये जो बाद वाली वीडियोस हैं ये हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके मुतालिक ग्लोबल वार्मिंग के। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये है हमारा क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो इसका आंसर है गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट आर टर्म्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऐसी जो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसके बाद अब आपको समझ आ गया कि ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, यानी कि हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती और रिटेन करती हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। ऐसी गैसेस होती हैं। तो दो जो टर्म्स हैं, एक है ग्रीन हाउस गैसेस, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में है क्या। स्टूडेंट्स, आप साइंस में भी पढ़ते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये इफेक्ट होता क्या है, इसको हम अभी बिल्कुल सिंपल वे में जो है वो स्टडी करेंगे और समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या फिनोमेना, ये वर्क कैसे करता है। तो ये पहले इफेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे कि ये काम करते कैसे हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इफेक्ट्स क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स रेफर्स टू द रोल ऑफ carbon dioxide, methane, and water vapor in maintaining the atmosphere in a range. तो in a range और in an order रखने के लिए जो रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को किसी एक रेंज के अंदर रखने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है। इस पिक्चर में आपने कुछ चीज़ें देखी हैं जिनको हम अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और जान देखेंगे कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं। और ये देखते जाएं और सुनते जाएं। सवाल ये है, कैन यू टेल मी हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वर्क। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कैसे काम करता है, ये कौन बता सकता है। जिसको इस सवाल का जवाब आता हो वो रेज हैंड और वो कमेंट्स के अंदर अपना जवाब लिख दे। मैं अभी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आप सुने और समझें, और अगर मेरा जवाब अच्छा ना लगे तो आप अपना जवाब तलाश कर सकते हैं। As greenhouse gases don't let the air temperature drop or rise above a certain level, without the greenhouse effect, our planet would have been 30 degrees centigrade colder than it's today। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये टेम्परेचर जो है हमारी ज़मीन का उसको एक
लेवल के अंदर जिसमें जिंदगी फ्लरिश कर सके मेंटेन रखते हैं, ना तो इसको एक लेवल से गिरने देते हैं और ना ये राइज करने देती हैं। लेकिन अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसानों ने जो फॉसल फ्यूल्स और इस की बर्निंग से और एनिमल्स के जो गोबर हैं उनसे कुछ गैसेस अखराज होती हैं और इस तरह जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी मिकदार हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो हमारा जो टेम्परेचर है ये ज़मीन का ये राइज़ कर रहा है दिन ब दिन। इसी को समझेंगे कि ये क्यों राइज़ कर रहा है, इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड पे देखें ग्रीन हाउस गैसेस नज़र आएगा कॉर्नर के अंदर। उससे ऊपर आप थोड़ा सा जाएं तो एक सन है, सन के नीचे आपको नज़र आ रहा है सोलर रेडिएशन, एक एरो का निशान लगा हुआ है जो नीचे की तरफ आ रहा है हमारी ज़मीन की तरफ, और ज़मीन से एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है री रेडिएट हीट। तो ये जो हैं इसमें ज़मीन से आके जो सूरज की शुआएं हैं वो टकराती हैं और टकरा के कुछ उसमें से जो हीट की रेज हैं वो री रेडिएट होती हैं बैक वर्ड टू द स्पेस, स्पेस की तरफ जाती हैं। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी जो गैसेस थी ये दरमियान में आ जाती हैं और उसको रोक लेती हैं और उनको इसी को कहते हैं ट्रैप करना। जो हमने पढ़ा था वर्ड पीछे, ट्रैप कर लेती हैं गैसेस जो हैं हीट को, वो यही ट्रैप है कि यहाँ से ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन ये पहले जब लेयर थिन थी तो कुछ उसमें से क्रॉस होके ग्लोब ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ चली जाती थी, जो री रेडिएट होती थी बैकवर्ड स्पेस की तरफ जाने के लिए। तो लेस रेडिएटेड जो थी वो थोड़ी सी रेडिएशन जो थी वो हमारी ज़मीन से खला की तरफ चली जाती थी, हीट कम हो जाती थी और जो हमारा एक दर्जा हरारत एक लेवल पे मेंटेन रहता था। अब राइट साइड पे आ जाएं। अब मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ये जो मोर ग्रीन हाउस गैसेस हैं इससे क्या हुआ है, ये री रेडिएटेड हीट जो है ऊपर से सोलर की रेडिएशन आ रही है हमारे पास ज़मीन से, और ज़मीन से जो हीट है वो टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है और वहाँ पे ये जो लेयर है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की, वहाँ से वो इतनी थिक हो गई है कि वो उसको क्रॉस नहीं होने देती और वो री रेडिएट होकर फिर दोबारा ज़मीन की तरफ आ रही हैं रेज जो हैं। इसमें पिक्चर में क्लियर आपको नज़र आ रहा है कोई ये फिनोमेना चलता रहता है, ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, तो ये होता रहेगा। सनलाइट आई हमारी ज़मीन से टकराई, उसमें से री रेडिएट हुई चीज़ जो कुछ शुआएं बैकवर्ड स्पेस की तरफ, वो स्पेस में अगर जाएंगी तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इस वजह से हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको स्टॉप करती थी और उसमें से थोड़ी सी फिर वापस आती थी जो रेज हैं हमारी ज़मीन की तरफ, और हमारा टेम्परेचर बराबर रहता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हमारी जो री रेडिएटेड हैं वो जैसे ही ऊपर जाती हैं एटमॉस्फेयर में ज़मीन से टकरा के, तो वहाँ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और इस तरह की जो गैसेस हैं उनकी मिल जाती है आगे एक
जो है उनको रुकावट आ जाती है, जिससे वो रिटर्न हो जाती हैं बैकवर्ड टू दी अर्थ, और ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता रहता है। तो ये है सारा फिनोमेना इसके अंदर। यही वर्क करता है ग्रीन हाउस जो पौधों के लिए बनाया जाता है, उसमें भी हीट को रिटेन किया जाता है उसके अंदर ही, ताकि पौधे जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उतना बरकरार रखा जाता है। तो आगे हम देखते हैं, एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ दिस गैसेस इंक्रीज टेम्परेचर एवरेजेस। तो टेम्परेचर का जो एवरेजेस हैं, जो इनकी औसत है टेम्परेचर की, उसका इंक्रीज होता है जैसे जैसे जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर टर्म्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो यही तीन हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे जाने जाते हैं। इसमें 5 हैं टोटल, कुछ क्लासिफाई करते हैं 5, और कुछ जो हैं वो 6 गैसेस करते हैं। लेकिन ये जो बुक है, टेक्स्ट बुक, इसमें आपकी यही लिखी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर, और एक और भी है, वो आपने इसमें से बुक से पढ़ लेनी है। इसमें 3 या 4 हैं। तो देखते हैं, व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो टेम्परेचर हमारी ज़मीन का कितना होगा? ये होगा, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट आवर प्लैनेट वुड हैव बीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर देन इट इज़ टुडे। जैसा आज है इससे 30 डिग्री कम होगा, सर्द होगा। ठीक है जी। अब आगे चलें। ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन और निट्रस ऑक्साइड, ये 4 गैसेस हैं। इनकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। वो जो साथ इनके डिटेल लिखी हुई है वो इनके यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ हो रही है और इससे क्या होता है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये इनके यूजेस हैं, ये आपने बुक से पढ़ लेने हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये है हमारा एक्चुअल टॉपिक जिसको हमने फोकस करना है। ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई कि इसमें एक लेक्चर पहले मैंने बनाया हुआ है जिसमें 2 किस्म की डेफिनेशन डाली थी, वो भी आप देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी ग्लोबल वार्मिंग की। और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस आप पढ़ें तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा नताइज कैसे हैं और कैसे आने चाहिए। A gradual increase in average global temperature is called global warming। तो जो पूरी दुनिया का, पूरी कुर्रा अर्ज़ का आलमी दर्जा हरारत की जो औसत है उसमें इजाफा, बदतरीज इजाफे को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, यानी आलमी हीट। आगे इसमें आ गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। को कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं ये अब हम देखते हैं। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज। अगर हम देखें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं तो ये स्टार्ट करते हैं, एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, कि ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्रीज कर सकता है और कैसे कैसे इम्पैक्ट लेके आ सकता है हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, ये हम देख रहे हैं। It will lead to an increase in evaporation. Increased evaporation could cause some areas to become drier than they are now। ठीक है जी। तो ये है evaporation जो है ये होगी जिसकी वजह से कुछ एरिया जो हैं वो पहले से ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे, ज़्यादा evaporation होने की वजह से। किस वजह से?
कि जितना भी पानी होगा ज़मीन में वो उड़ जाएगा बादल बन के, तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी, उस इलाके का जो आबो हवा है वो भी खुश्क हो जाएगी। जब हवा में नमी का तनासब नहीं रहेगा तो वो आबो हवा खुश्क हो जाएगी। Some animals would not be able to survive in these drier conditions। तो कुछ ऐसे जानवर होंगे जो इन खुश्क जो हालात हैं या खुश्क सूरत हाल हैं उसके अंदर वो रहने के काबिल नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो हैं इट मे डैमेज द क्रॉप्स। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि ये क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकता है। इट माइट इम्प्रूव कंडीशंस फॉर क्रॉप्स इन कोल्डर एंड नॉर्दर्न रीजन्स। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ये जो कोल्ड एरियाज़ हैं या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, शुमाली इलाका जात, उस तरफ के जो एरियाज़ हैं उनके लिए ये इम्प्रूव कर सकता है वहाँ की कंडीशंस एग्रीकल्चर के लिए और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। तो इसके अलावा जो है an increase in temperature due to global warming might improve conditions for crops in colder and northern regions। तो ये है पूरा पॉइंट। अब नेक्स्ट, it may cause ice melting at poles। तो पोलर एरिया जो हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, उनको मेल्ट करने का भी सबब बन सकते हैं। तो यही आपने सबसे पहले जो एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट सा क्लिप, उसमें ये मेल्टिंग ही हो रही थी आइस की। विद सिग्निफिकेंट आइस मेल्ट सी लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड विल राइज। तो सी लेवल जो हैं ये बढ़ जाएंगे। अगर बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, ज़्यादा मेल्ट होगी, तो सी लेवल जो हैं, जो पानी का लेवल है समंदर के अंदर, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो सतह ज़मीन से बुलंद होगा, तो वो क्या करेगा, डुबोएगा कोस्टल एरियाज़ को। जब पानी की सतह या उसका जो लेवल है वो ज़मीन के लेवल से ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो वो किनारों से बाहर की तरफ निकलेगा और फ्लो करेगा, और इस वजह से वो कोस्टल लाइन जो होंगी वहाँ पे फ्लड आएंगे। वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना ये चल सकता है। The rise in sea level would cause flooding around coastal lines and submerging of low-lying islands and coastal settlements। तो ये सारा कुछ किस वजह से होगा कि अगर सी लेवल राइज करेगा तो जो जजीरे होंगे निचले लो लेवल पे, लो लाइंग आइलैंड जिसे कहते हैं, वो सब मर्ज कर जाएंगे। सब मर्ज करना का मतलब कि वो ज़ेरे आब चले जाएंगे। समर्ज का मतलब होता है ज़ेरे आब हो जाना, पानी के नीचे चले जाना किसी चीज़ का, ऊपर से। पहले ऊपर था फिर वो नीचे चला गया, तो इसको कहते हैं समर्जिंग ऑफ लो फ्लाइंग आइलैंड एंड कोस्टल सेटलमेंट। तो जो कोस्टल सेटलमेंट होंगी, कोस्टल आबादियाँ होंगी, वो भी ज़ेरे आब चली जाएंगी। तो ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो नताइज हैं वो हमें भुगतना पड़ रहे हैं। एक तो हमारा टेम्परेचर राइज़ करेगा। जब टेम्परेचर राइज़ करेगा तो वेपोरेशन बढ़ेगी। वेपोरेशन बढ़ेगी तो एरिया जो हैं वो खुश्क होंगे। इसके अलावा जो है क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, ड्राफ्ट आ सकते हैं, फेमाइन आ सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकते हैं, स्टॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आइस मेल्टिंग के साथ हमारा पानी ख़त्म हो सकता है, जो सरफेस वाटर है, ये ग्लेशियर वगैरह का। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।